अभी उन्होंने उसको संभाजी नगर किया, और अगर सेंटर में और स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट आती है, महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आती है, तो उसको चेंज करने का अधिकार उनको है। आज मोदी ने अपने तौर पे चेंज कर लिया। कल अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार स्टेट में और सेंटर में आती है तो उनको पूरा पूरा अधिकार है, वो बदल सकते हैं। लेकिन औरंगाबाद शहर का नाम उसने बदल दिया, ये तुमको बताया उसने। तो औरंगाबाद शहर का नाम बदलने में सबसे बड़ा अगर हाथ है तो गिरे हुए खासदार का है। गिरे हुए खासदार ने नाम तब्दीली में, नाम बदलने में इसका बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ी भूमिका है। अगर किसी खासदार, रनिंग खासदार है, उसके शहर का और जिले का नाम अगर चेंज होता है तो खासदार की एनओसी लगती है, और अगर कोई एनओसी नहीं देता है तो उसकी ओरली उसकी मंजूरी लेना बहुत जरूरी होता है। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि स्टेट गवर्नमेंट से महाविकास आघाड़ी ने कैबिनेट में मंजूरी देके कहां भेजा? सेंटर में। और सेंटर में जाने के बाद सेंटर में एक नोटिफिकेशन लगता है 1 महीने का। वो नोटिफिकेशन 1 महीने का वहां पर लगा। ये गिरे हुए खासदार ने क्या नोटिफिकेशन देखा नहीं होगा, नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं होगा, और इसकी सहमति जब तक होती नहीं, नाम तब्दील होता नहीं, नाम चेंज होता नहीं। स्पष्ट मैं आपके माध्यम से शहर ने औरंगाबाद को, जिले को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को ये बात बताना चाहता हूं। नोटिफिकेशन लगा, उसके बाद 1 महीने के बाद सिक्का मुर्तब हुआ, जीआर निकला। इसको मालूम हो गया कि अब नाम तब्दील हो गया, चेंज हो गया, औरंगाबाद का संभाजी नगर हो गया। तो इसने एक नौटंकी रचा, पूरी नाटक किया, और औरंगाबाद शहर के और जिले के लोगों से चीटिंग किया। इसका नाम चीटर, और सही चीटर है ये। इसने वहां से सहमति दिया, बैग भर के लाया, और उसके बाद में औरंगाबाद शहर के नौजवान साथियों से खिलवाड़ किया, औरंगाबाद के सभी समाज के लोगों से खिलवाड़ किया, और यहां आकर टेंट ठोका। कलेक्टर ऑफिस का ने जो टेंट ठोका उसने, ये उसकी पूरा नाटक और नौटंकी उसने किया। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्का मुर्तब होकर आया, ये कलेक्टर तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है। यहां उसने पूरा तमाशा किया और लोगों को यह बताया कि मैं ये नाम को विरोध कर रहा हूं, जबकि इसने उस नाम को फेवर किया। फेवर करने के बाद उसको ये नाटक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसने पूरा प्री प्लान करके लोगों से जज्बात से खेला और वहां पूरा तमाशा किया। कभी बिरयानी वहां खा रहा है, कभी बिरयानी खिला रहा है, कभी नान खलिया वहां खिला रहा है। अरे तू जब धरने मोर्चे आंदोलन को बैठा तो इस तरह की नौटंकी करने की क्या जरूरत? और किसी नौजवान साथी ने, हमारे भाइयों ने वहां पर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के फोटो लेकर आया, तो सीधा स्पष्ट उसने बोल दिया कि ये किसी ने भेजा है, ये मेरे लोग नहीं है। अरे वो जज्बात में आकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की फोटो लाया तो उन्होंने क्या गुनाह किया? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान पे, अभी तो भी हिंदुस्तान में टुकड़े हुए हैं, अखंड हिंदुस्तान पे उन्होंने 50 साल हुकूमत की। और वो जिन बच्चों ने लाया था वो इमाम के बच्चे थे, इमाम के लोगों के साथ आए थे, लेकिन उसने सीधा हाथ उठा लिया कि ये मेरे लोग नहीं है। अरे चल, इमाम के नहीं थे, मुसलमान तो थे ना, मुस्लिम समाज से तो थे ना, मुसलमान बोलकर तो कौम और मिल्लत के लिए तो वो आए थे ना। तो तू सीधा कौम और मिल्लत पे कोई आँच आ रही तो सीधा हाथ उठा लेता, और तू बोलता कि ये लोग मेरे नहीं है। उन पे गुनाह दाखिल हो गया, 9 लोगों को अंदर तूने करवाने का काम किया और खुद का बैग लाकर नाम चेंज कर दिया। और यहां जो नौटंकी करा, ये सिर्फ नौटंकी थी। सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है औरंगाबाद शहर नाम चेंज होने में, औरंगाबाद जिला नाम चेंज होने में, तो इसका है। इसने बहुत बड़ी बैग वहां से लिया और बैग लेकर आया और इसने नाम चेंज किया। ऐसा स्पष्ट मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। कोई चेंजेस नहीं। देखिए, बोलना एक अलग चीज है, करना एक अलग चीज है। अब वक्फ बोर्ड बिल इन्होंने जो लाया है उसको अभी पूरी कमेटी, अगर इनको पास करना होता तो तभी कर लेते थे।
आज इनके पास पूरे बहुमत की सरकार नहीं है, इसलिए उन्होंने कमेटी बनाकर कमेटी को भेजा है। अगर इनके पास बहुमत की सरकार पहले होती थी, जैसे इन्होंने 3 तलाक का बिल पास किया, 370 का बिल पास किया, तो ये भी करते थे वो। अगर चंद्रबाबू नायडू निकल गया, नीतीश कुमार निकल गया, तो ये सरकार कोलैप्स हो जाएंगी, ये सरकार गिर जाएंगी। इसकी वजह से आज इतनी डेयरिंग से वो काम नहीं कर सकते। पहले जैसे उनके पास बहुमत था 304, आज वो नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं किया, वरना ये करते थे। ये सिर्फ लोगों को डराने और धमकाने की बात है। और अगर वो वक्त बोर्ड में अगर चेंज कर रहे हैं, तो फिर अनेक संस्था है, तिरुपति है, उसमें मुसलमानों को डालना चाहिए, शिरडी के साईं बाबा है, उसमें डालना चाहिए। ये नहीं डालते ना, ये सिर्फ डराने वाली, धमकाने वाली और मुसलमानों को अलग थलग करके ये राजनीति करते हैं और जातिवादी करके ये सरकार चलाते हैं। और इनका साथ पूरा इसमें असद अवैसी देता है, गिरावा खासदार शक्ति कपूर देता है, और शक्ति कपूर फडणवीस के इशारे पे काम करता है, और असद अवैसी मोदी और अमित शाह के इशारे पे काम करता है। आपने देखा होगा कि हर जगह ये यूपी में जाकर 100 सीट लड़ाते हैं, बिहार में जाकर 50 सीट लड़ाते हैं, और जहां इनकी पार्टी जन्म ली 40, 50, 60, 70 साल से जहां भी उनकी पार्टी है, आमदार कितने खड़े करते? 7। खासदार कितना खड़ा करते? 1। और ये महाराष्ट्र में आके इन्होंने अभी 5 खासदार खड़ा किया था। 5 खासदार खड़े करने के बाद में इन्होंने, इनके पूना के कैंडिडेट ने 860 वोट लिया, उस्मानाबाद के कैंडिडेट ने 2000 वोट लिया, बंबई के दोनों कैंडिडेट ने 1300 और 1700 वोट लिए। तो इनका ग्राफ गिर चुका है। और बीजेपी के भी 17 खासदार आए, महाविकास आघाड़ी के 31 खासदार आए। तो बीजेपी और इनकी पैर के नीचे की जमीन एमआईएम की खिसक गई। अब ये हिंदू मुस्लिम करके फडणवीस बोल रहा है, अवैसी के बारे में बोल रहा, अवैसी फडणवीस के बारे में बोल रहा, और मोदी वक्फ बिल के बारे में बोल रहा, अमित शाह वक्फ बिल के बारे में बोल रहा। तो अब ये जब तक के ये सारे प्रकरण सामने नहीं लाएंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, तो महाराष्ट्र में इनकी सरकार आ नहीं सकती। तो ये अवैसी की भी स्क्रिप्ट है, फडणवीस की भी स्क्रिप्ट है, गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर की भी स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट के तहत काम करते हैं। डायलॉग राइटर इनका बीजेपी होती है, आरएसएस होती है। ये सिर्फ हीरो और विलन का रोल प्ले करते हैं। अब लोग समझ गए, लोग बहुत होशियार हो गए। अब इनके झांसे में और इनकी बातों में आने वाले नहीं। ना यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी, मैं स्पष्ट आपके माध्यम से बताता हूं, और ना एमआईएम की एक सीट चुनकर आएगी, क्योंकि एमआईएम पूरी एक्सपोज हो गई। ये बीजेपी के लिए काम करती है और बीजेपी के लिए हमेशा बात करती है। अब एमआईएम की एक सीट पूरे महाराष्ट्र में कहीं से भी आने वाली नहीं। अरे आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये पूरे फेसबुक पे चल रहा, इंस्टाग्राम पे चल रहा, व्हाट्सएप पे चल रहा कि उसने बहुत गलत बात की हिंदू वोट लेने के लिए, क्योंकि उसको शक्ति कपूर ने बोला हिंदुओं के खिलाफ मत बोलो। ये हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बात करता, हिंदू देवती देवाओं के खिलाफ बात करता है। ये राम के खिलाफ इसने बात किया हुआ है। लेकिन इसको सॉफ्ट कॉर्नर गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर ने बताया कि आदर्श के उधर वोट है 10, 12 हजार, 15 हजार वोट है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैंने पूरी स्टडी किया पूर्व मतदार संघ में, आदर्श के सिर्फ 2200 वोट है। अगर 2300 वोट भी हो गए तो मैं गुलामी कर दूंगा। ये लोगों की दिशा भूल करता, नेता लोगों की दिशा भूल करता और अपनी दुकान चमकाने की बात करता। आपने देखा होगा मेरी अनेक बात फ्लैशबैक में जाओ आप, जितनी भी बातें मैंने इनके बारे में बोला है, मैंने कोई खिलाफ नहीं बोला, रियलिटी बोला, रियल बताया। अब उनके ही लोग कार्याध्यक्ष उनके बारे में बता रहे कि ये दलाल है, ये मैच फिक्सिंग करते हैं, ये फिक्स करते हैं मैच, और ये हमेशा मांडोली मास्टर है। ये सबसे मांडोली करता है, सीट देने की भी मांडोली करता है और सीट नहीं देने की भी मांडोली करता है। जैसे अगर कहीं सीट देना है तो बीजेपी से पैसे लेता है, और कहीं सीट नहीं देना है तो महाविकास आघाड़ी से पैसे लेता है। आपने देखा होगा यहां से समीर का टिकट काटा, पूर्व से डॉक्टर का टिकट काटा, पश्चिम से अरुण बोर्डे का टिकट काटा। इसलिए वो हर जगह पैसा सब तरफ से कमाने की कोशिश करता और कमाता है, लेकिन
कौम और मिल्लत को बेच के और कौम और मिल्लत का सौदा करके अगर तू पैसे कमा रहा है तो ये सरासर गलत बात है। कौम और मिल्लत इसको बहुत ऊपर लेके गई थी, फास्ट आमदार बना दी, फास्ट खासदार बना दी। अब उतनी स्पीड से खासदार गिरा और इतनी स्पीड से आमदार गिरेगा, क्योंकि मेरी कौम और मिल्लत जब सर पे लेके नाचती है तो पैरों तले रोंगती है। इसका मैंपन कौम और मिल्लत खत्म कर देंगे, ऐसा मैं कहता हूं। पूर्व में ये क्या डर रहे हैं, क्या लग रहा अरे यार, मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं आपके माध्यम से, अवैसी को मेरा चैलेंज है, अकबर को मेरा चैलेंज है और गिरे हुए खासदार को मेरा चैलेंज है। वो 20 तारीख तक बिस्तर लगा के भी यहां सो गए तो उनकी सीट चुनकर नहीं आती, ना मध्य की आती, ना पूर्वों की आती। मेरा चैलेंज है, अगर उनकी एक भी सीट आती है तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ूंगा तो फिर बोलना, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना कौम और मिल्लत के लिए किया, न दलित समाज के लिए किया। और बिना दलित समाज के ना मध्य की सीट आती, ना पूर्व की सीट आती। आप देख लो, डॉक्टर ने 2 बार आमने सामने लड़ा, पूरे मुसलमान ने वन साइड वोटिंग किया, डॉक्टर चुन के आया क्या? नहीं आया, क्योंकि दलित समाज साथ में नहीं है। उसके बाद ना भूरे बंदर ने यहां से सीट लड़ा, दलित समाज साथ में नहीं था, आया क्या? गिर गया। जब तक के दलित समाज साथ में नहीं आता, और ये खुद खासदार में बोल रहा 2024 में कि मैं 2019 में दलित समाज मेरे साथ था बोल के मैं चुनकर आया, और 24 में दलित समाज साथ में नहीं था, इसका सुपड़ा साफ हो गया। और अब आपको बता दूं, दलित समाज इनके साथ नहीं है, पूरा दलित समाज मेरे साथ है, बाबा साहब अंबेडकर मेरे साथ है। आज अंजलि ताई की सभा आप लोगों ने देखा कितनी जबरदस्त हुई, उस दिन सुजात दादा की आपने देखा कितनी जबरदस्त हुई। अभी बाबा साहब आ रहे हैं 16 तारीख को, वो भी जबरदस्त होगी। जब तक के दलित समाज और मुस्लिम समाज एकजुट एक जान नहीं होते, या कोई सीट आ नहीं सकती। मुस्लिम समाज के वोटों पर 2 बार आपके सामने रिजल्ट है, एक बार 4,500 वोटों से गिरा और एक बार 11,000 वोटों से गिरा। अब मेरे पास दलित समाज के 35 से 40,000 वोट है। अब ये कौम और मिल्लत को फैसला करना है कि मेरे साथ पूरी कौम और मिल्लत को आना पड़ेगा। अरे मैं भी तो कौम और मिल्लत का बेटा हूं ना, और मैं भी तो कौम और मिल्लत के काम कर रहा हूं ना, और उनसे बढ़ के काम करता हूं। वो तो सर्कस के शेर है, कागज के शेर है, और ये असद अवैसी, अकबर अवैसी 5 साल में 10 साल में एक बार आते हैं और लोगों को बहुत भड़काते हैं। लेकिन अब लोग बहुत होशियार हो गए, इनके झांसे में आने वाले नहीं। मेरी अदबन गुजारिश है, विनंती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुस्लिम समाज से कि दलित समाज मेरे साथ है। 2 बार का आपने रिजल्ट देख लिया। मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, गुजारिश करता हूं मेरी कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, अगर मेरे को कोई घर में सुन रही होंगी तो उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूं कि 2 बार आपने एमआईएम को वोट दिया, एमआईएम जीते नहीं, एक बार मेरे को देके देखो, एक बार मेरे को देके देखो ना। 2-2, 3-3 बार आपने उनको वोट दिया, एक बार मुझे देकर देखो। इंशाअल्लाह जीत 101% हमारी होंगी। अल्लाह ताला हमको जिताएगा, कौम और मिल्लत जिताएंगे, दलित समाज और बौद्ध समाज हमको जिताएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। सवाल ये है, उस दिन इम्तियाज जलील आदर्श घोटाले का आंदोलन कर रहे थे, औरंगाबाद नामांतरण का नहीं कर रहे थे, और नोटिफिकेशन उस दिन निकलता है फिर भी विरोध नहीं किया इम्तियाज जलील ने। क्या ये कौम को गुमराह कर रहे थे इम्तियाज जलील? कौम को पूरा गुमराह कर रहा था, नौटंकी कर रहा था। अब इतनी बड़ी बैग लेके आया उसने, तो मंत्रिमंडल का घेराव कैसे करेगा? पूरी बैग लेके आ गया ना, बेच दिया ना उसने नाम को उसने बेच दिया, तो वो घेराव कैसा करेगा मंत्रिमंडल का? वो घेराव आदर्श घोटाले का इसलिए कर रहा था कि वहां से कुछ पैसा मिलेगा। उसने डिमांड भी किया, पहले 5 करोड़ की किया, फिर 3 करोड़ की किया, फिर 2 करोड़ की डिमांड किया, लेकिन उसको वहां से पैसा मिला नहीं, वो खुद अंदर था। तो उसने आंदोलन को फास्ट किया ताकि वो कहीं डरे दबे। उन्होंने आज तक जितने भी आंदोलन किया, आपने देखा होगा, देशी दारू का आंदोलन किया, 5 लाख रुपए महीना बंद लिया। वाइन शॉप में आंदोलन किया, 5 लाख रुपए महीना बंद लिया। गुटखा बंद करो बोला, वहां पे पार्टनर बन गया, मारवाड़ी के वहां रेट मारा, अनवर के साथ पार्टनर बन गया। अनाज के रैग जो गरीब लोगों को आता है 2 रुपए में अनाज किलो, उसमें रैगों में पार्टनर बन गया। बायोडीजल में 3-3 लोगों के साथ वो पार्टनर बना। तो इसने रेती का धंधा उसने खुद किया। तो ऐसे धंधे करके उन्होंने अलग धंधे करके 2000 करोड़ रुपए कमाया, गवर्नमेंट को लूटा, गवर्नमेंट की तिजोरी खाली किया। तो ऐसा तो उसका काम है।
कौम को बेच देगा, मिल्लत को बेच देगा, औरंगाबाद शहर को बेच देगा, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। खाली उसको पैसा कहां से आ रहा और मेरा घर कैसा भर रहा, शाम का माल हंडी में कैसा आ रहा, वो ये देखता है। सर 2-3 प्रश्न मराठीत. बोला. आज देशाचे प्रधानमंत्री हेच बोललो मला की तुम्ही जिद्दीनं काम करा. पूर्ण दलित समाज, बौद्ध समाज, ओबीसी समाज तुमच्या पाठीशी आहे आणि तुम्ही मुस्लिम समाजाला कव्हर करा आणि मुस्लिम समाजात जास्त जा, सभावी तिकडे घ्या जास्ती. सुजातदादांनी बोललेल्या सर्व दलित समाजाला, बौद्ध समाजाला, भंतीजी माझ्या सोबत आहे, अंजली ताई माझ्या सोबत आहे आणि आदरणीय नेत्या बाळासाहेब आंबेडकर आमचे आदर्श, आमचे नेता, ते आमच्या बरोबर आहे. कुठल्याही प्रकारचा दलित वोट ना जातीवाद शक्ती बीजेपीला जाणार आहे, कारण की ते संविधान बदलणार आहे, कारण की ते आरक्षण खतम करणार आहे, म्हणून त्यांच्याकडेही जाणार नाही. आणि एमआयएमनी जो धोका दिलेला आहे, बाळासाहेबांच्या पाठीत खंजर खुपसलेला आहे, एकही दलित समाज एमआयएम कडेही जाणार नाही. हे स्पष्ट मी आपच्या माध्यमातून बोलतोय. शेवटचे 4 दिवस राहिलेले आहेत. प्रचार यंत्रणा 18 तारखेला बंद होतील. कसं चाललंय तुमचं नियोजन? आणि आता वेळ खूप कमी राहिल्यामुळे तुम्ही हे कसं यंत्रणा सक्रिय केली त्याच्यामुळे? हे बघा, माझी यंत्रणा पूर्ण सक्रिय आहे. मी स्वतः सक्रिय आहे. मी स्वतः लोकांच्या दारात जातोय. मी डोर टू डोर, तुम्ही बघितला, आणि सर्व युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून सर्व लोक बघताय की मी लोकांपर्यंत पोहोचतोय आणि लोकांचा एवढा प्रतिसाद मिळताय. लोकांच्या माइंडात आता हे आलाय, लोक समजले, लोक हुशार झाले. 2 वेळेस पूर्ण मुस्लिम समाजाने पूर्ण ताकदीने डॉक्टर इमामला मतदान केला, सीट आली नाही. इथेही इमामला मतदान केला, खासदारलाही मतदान केला, सीट आली नाही. विना दलित समाजाचं हे सीट दोन्ही निवडून येऊ शकत नाही. आता दलित समाज इकडे माझ्या बरोबर आहे, इकडे जावेद कुरेशी बरोबर आहे, तो ही दोघी सीट निवडून येतील अशी आम्हाला आशा आहे. आणि गॉडशी आम्ही असं समजतो की आमची सीट येणार. सर, एमआयएमचे जे सर्व आहे ओबीसी गल्लोगल्ली फिरतायत, पायी प्रचार यात्रा करताय, आजपर्यंत असं झालं नाही. काय वाटतं याच्याकडे आपण कसं बघतो? हे बघा, आता मी बघितलंय त्यांचे सारे छोटे छोटे लहान लहान 10-5 मुले आहे आणि मोठे 10-15 लोक आहे. नाही तर त्यांचा 2014ला काय क्रेज होता, आता क्रेज त्यांचा संपला. असद ओवैसी असो किंवा अकबर ओवैसी असो किंवा गिरलेला खासदार शक्ती कपूर असो, यांचा क्रेज काही मार्केटमध्ये राहिलेला नाही. कारण की हे मांडोली मास्टर आहेत, तिघा मांडोली करतात, मोठी मोठी सुपारी घेतात, 100 करोड, 200 करोड, 500 करोड. म्हणून यांचा आता कुठेही भविष्यात, जसं नांदेडला सुपडा साफ झालेला आहे, आता महाराष्ट्रही यांचा सुपडा साफ होणार आहे. औरंगाबाद मधूनही सुपडा साफ होणार आहे. ओवैसीला बघा ना तुम्ही, कुठे रिस्पॉन्स आहे. आता तुम्ही बघा, जे नॅशनल लीडर सांगतात, दिल्लीचे लीडर सांगतात, ते गडी बोलीत सभा घेतात. गडी बोलत एवढा क्रेज खाली आला त्यांचा. आता तुम्ही बघा, जिन्सीत त्यांनी सभा घेतली, 1000-1500 लोक होते, त्याच्यापेक्षा डबल लोक माझ्या सभेत होते. मी तो काही एवढा मोठा नेता नाही, मी तो कार्यकर्ता आहे, छोटा माणूस आहे, तरी माझ्या सभेला तुम्ही बघा त्यांच्यापेक्षा डबल लोक आहेत. कारण की लोक मला प्रेम करतात, लोक माझ्या सोबत जोडलेले आहे आणि मी लोकांच्या सुखदुःख धावून जातो आणि लोक मला प्रेम करतात. तुम्ही बघितलं असेल किराडपुराची दंगल, मी 1 महिना तिथे उभा होतो. पडेगावची दंगल, मी तिथे उभा होतो. कटकट गेटचा प्रकरण, मी तिथे होतो. खासदार पडल्यानंतर दौलताबादला हिंदू मुस्लिमची दंगल झालेली आहे, तिथेही मी काम केलं. मी असं नाही म्हटलं की नाही मी पडलो, मी येणार नाही. मी जमीन लेवलचा लीडर आहे, जमीन लेवलचा कार्यकर्ता आहे. मी जमीन लेवलहून काम करतोय. मला माहित आहे लोकांचे सुख दुःख मध्ये जाणार आहे, तरी लोक आपल्याशी जोडणार आहे. हे तो टेरिसवर पार्ट्या करतो, लंडनच्या लोकांची पार्ट्या करतो, दुबईच्या लोकांची पार्ट्या करतो आणि याचा मुला पोट्टा, डॉक्टरने नाव ठेवलं त्याचा पोट्टा, हे 5 वर्षात दुबईला अय्याशी करतो, बँकॉकला अय्याशी करतो, कॅनडाला अय्याशी करतो, मुंबईला अय्याशी करतो, पुण्याला अय्याशी करतो. हे अय्याशी करण्यासाठी 5 वर्ष सुटतोय. आता बघा तुम्ही, खासदारकीच्या इलेक्शनला 1 महिना अगोदर आला, आता आमदारच्या इलेक्शनला 1 महिना अगोदर आला. ये अय्याशबाज है, ये ड्रिंक मास्टर है पूरी खानदान, और ये हमेशा ड्रिंक में रहते हैं
और लोगों के भावना से खेलते हैं, ऐसा स्पष्ट मेरा बोलना है। सर 4 दिवस प्रचाराला होते प्रकाश खास ये थे। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे पास भी है ना। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और उनके फॉलोअर्स ने हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी को मारने तक की धमकी दी है। आखिरकार दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है और क्यों हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी को निशाना बनाया जा रहा है, हम इस पूरी वीडियो के अंदर देखेंगे। और दोस्तों आपको बताते चले कि हम इस वीडियो के आखिर में क्या इतने गिर चुके यमान के पदाधिकारी के एक उलमा इकराम को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब खासदार की इलेक्शन चल रही थी, सज्जाद नुमानी साहब ने पूरी वीडियो उनका प्रवक्ता दल्ला वकील सबको चला रहा था, उनसे बातचीत किया कि इन्होंने हमको पाठिंबा दिया, इन्होंने हमको सपोर्ट किया। तब बहुत अच्छा लग रहा था, तब गुलगुले खा रहे थे, तब गाजर का हलवा समझ के खा रहे थे। हर बार तुम कोई सपोर्ट करे या तुम्हारे हित में बात करे, ऐसा हो नहीं सकता ना। और एमआईएम के लोग पूरे हैदराबाद के भी और पूरे औरंगाबाद के भी उनको अफसर खान चैलेंज करता है। सज्जाद नुमानी मौलाना साहब के करीब भी अगर गए तो अफसर खान ढाल की तरह खड़े रहेगा। जितने भी हमारे उल्मा मौलाना है वो हमारे सर के ताज है। भले उन्होंने मेरे को खासदार में भी पाठिंबा नहीं दिया, भले उन्होंने मेरे को अभी आमदार में भी पाठिंबा नहीं दिया, लेकिन वो मेरे सर के ताज है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। और कोई भी एमआईएम वाला उनको मारने की बात करता है तो अगर किसी में भी दम है तो उनके पास जाके उनको टच करके बताए। अफसर खान पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ सज्जाद नोमानी साहब के साथ खड़ा है और सज्जाद नोमानी साहब की पूरी गारंटी अफसर खान लेता है। कोई भी एमआईएम में ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि जो हमारे उल्मा मौलाना को मारने के लिए पहुंच जाए। अफसर खान हमेशा उल्मा मौलाना की रिस्पेक्ट करता है। उल्मा मौलाना की रिस्पेक्ट उन्होंने भी करना चाहिए। अगर खासदार ने दिए तो बहुत अच्छे सज्जाद नुमानी साहब, और नहीं दिए तो वो बुरे। जान से मारने की धमकी, तरह तरह के कमेंट उनको एमआईएम वाले कर रहे। मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूं, फेसबुक पे देख रहा हूं, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूं। अरे वाह, इतने नीचे स्तर पे तुम गिर गए। अल्लाह भी तुमको माफ नहीं करेगा और मेरी कौम और मिल्लत भी तुमको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि उल्मा मौलाना के बारे में अगर तुम इस तरह की भाषा वापर रहे तो बहुत गलत बात है। और अफसर खान हर उल्मा मौलाना के साथ खड़ा है। एमआईएम में अगर कोई माइका लाल है तो उल्मा मौलाना को हाथ लगा के बता दे। मैं चैलेंज करता हूं, हैदराबाद के लोग भी उनको हाथ नहीं लगा सकते। औरंगाबाद में भी कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो सज्जाद नुमानी तक पहुंच सके। और अगर पहुंच रहा है तो बोल के पहुंच। अफसर खान तेरा क्या हशर करेगा और क्या हल करेगा, ये आपके माध्यम से मैं बताता हूं और फेसबुक लाइव से मैं बताना चाहता हूं।